नमस्कार साथियों, मैं सचिन शर्मा आपके अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं। कुछ दिनों से अपनी क्लास नहीं आ रही थी, उसके पीछे रीज़न था कि मैं ऑफलाइन जो कार्य करता हूं उसमें थोड़ा व्यस्त था, वर्कलोड है वो थोड़ा ज़्यादा था। आज भी टाइम नहीं था, फिर भी बहुत दिन हो गए, लगभग एक हफ्ता हो गया, तो मैंने सोचा बच्चों के लिए टाइम निकालना चाहिए। अब बस एक दो दिन की बात हो रहा है, उसके बाद हम क्या है रेगुलर क्लासें दोबारा से उसी प्रकार शुरू कर देंगे। तो हम बात कर रहे थे जलवायु विज्ञान पर, और जलवायु विज्ञान में हम बात करें, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लगभग जो है वो क्या है बच्चे छोड़ देते हैं, या टीचर भी क्या करते हैं उसको पढ़ाने से थोड़ा सा घबराते हैं। पर वो टॉपिक रियल में अगर समझा जाए तो बहुत ही आसान टॉपिक है। वो है क्या, थॉर्नथवेट का जलवायु वर्गीकरण। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्या, टॉपिक रहने वाला है थॉर्नथवेट का जलवायु वर्गीकरण। थॉर्नथवेट का जलवायु वर्गीकरण आप हेडिंग लगा ले। और ये वर्गीकरण देखो, कहने में कहते हैं कि ये क्या है हार्ड है, पर अगर इसे अच्छे से देखा जाए समझा जाए तो ये बिल्कुल आसान है, कोपेन से भी आसान। आज हम यही बात करेंगे क्या, थॉर्नथवेट का जलवायु वर्गीकरण। थॉर्नथवेट का जो जलवायु वर्गीकरण है उसकी हम बात करें तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि जो थॉर्नथवेट है वो कहाँ के थे। तो थॉर्नथवेट कहाँ के थे, ये थे कहाँ के, अमेरिका के। कहाँ के, अमेरिका के। अमेरिका के जलवायु यानी अमेरिका के जलवायु वैज्ञानिक। हाँ, वैज्ञानिक, यहां एक नाम आया है क्या, वैज्ञानिक। इसका मतलब ये भूगोलवेत्ता नहीं थे बल्कि क्या थे, एक वैज्ञानिक थे। क्या थे, वैज्ञानिक। और इनकी जो बातें हैं वो सारी वैज्ञानिक की तरह ही है। जिस प्रकार वैज्ञानिक प्रमाण देते हैं उसी प्रकार इन्होंने भी सारी बातें अपने वर्गीकरण में वैज्ञानिक रूप से की है, या हम इसी को कह सकते हैं क्या, क्या ऋतु वैज्ञानिक। क्या कहेंगे, ऋतु वैज्ञानिक। तो सबसे पहले हमने जाना कि थॉर्नथवेट कहाँ के हैं, तो हमने जाना अमेरिका के जलवायु वैज्ञानिक। हमने कोपेन के बारे में भी जाना था, उसी प्रकार थॉर्नथवेट का भी हमें पता होना चाहिए ये कहाँ के हैं। तो ये अमेरिका के क्या है, जलवायु वैज्ञानिक है, या हम इन्हें क्या कह सकते हैं, ऋतु वैज्ञानिक कहते हैं। अब देखो, अब सबसे पहले इन्होंने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया वो किया था सन 1931 में। क्या, 1931 में इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। वो वर्गीकरण इनका था वो था उत्तरी अमेरिका पर। तो क्या लिखेंगे, 1931 में, 1931 में उत्तरी अमेरिका पर, उत्तरी अमेरिका पर इन्होंने जलवायु वर्गीकरण, जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया, प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या है, सबसे पहले अपने ही क्षेत्र में, यानी अमेरिका के थे तो इन्होंने उत्तरी अमेरिका के ऊपर क्या किया, अपना जो वर्गीकरण है जलवायु का वो क्या किया, प्रस्तुत किया। और जैसे ही 1931 का जलवायु वर्गीकरण इन्हें ऐसे लगा कि वाकई में ये क्या है, कामयाब हुआ, और जो मैंने चीजें सोची थी वो क्या थी, एकदम आसान थी, या जैसे मैंने सोचा वैसा हुआ, तो उन्होंने 2 साल बाद, कब, सन 1933 में, क्या लिखेंगे, 1933 में इसी आधार पर, इसी आधार पर, कौन से के आधार पर, 1931 वाले के, 1933 में इसी आधार पर संपूर्ण विश्व पर, संपूर्ण विश्व का जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया, प्रस्तुत किया। तो संपूर्ण विश्व पे, याद रखना अगर पूछ ले संपूर्ण विश्व पर कब प्रस्तुत किया, तो सन 1933 में। और अगर बात करें सिर्फ उत्तरी अमेरिका पे तो कब, 1931। आपको याद रखना है कि सबसे पहले इन्होंने वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया, संपूर्ण विश्व पे पूछ ले तो 1933, और अगर उत्तरी अमेरिका पे पूछ ले तो 1931। याद रखना है, ठीक है।
अब हम बात करें कि अब आगे क्या होगा। 1933 पर इन्होंने क्या किया, 1933 में वर्गीकरण कर दिया। फिर उसके बाद कुछ साल बाद क्या करेंगे, ये पुनः अपने 1933 के जलवायु वर्गीकरण में क्या कर देंगे, संशोधन कर देंगे। तो लिखेंगे क्या, लिखें इसी के अंदर आगे स्टार लगाए और लिखें 1948 में, लिखें सन 1948 में इन्होंने अपने वर्गीकरण में संशोधन किया। तो आपको पता है 3 डेट याद रखनी, 3 सन याद रखनी, कौन सी, 1931, 1933, 1948। ठीक है, आपको पता लगा 1931 में उत्तरी अमेरिका, 1933 में संपूर्ण विश्व और 1948 में अपने में क्या किया, संशोधन किया। हम इनको अलग अलग रूप से पढ़ेंगे। अब लिखें इनका जो वर्गीकरण है वो कैसा है, वो कैसा, अनुभाविक व मात्रात्मक। यो हमने कोपेन में जान लिया था। अनुभाविक का मतलब क्या होता है, अनुभव के आधार पर कोई वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाए, और मात्रात्मक का मतलब क्या होता है, संख्या में। जिस प्रकार गणित में हम बात करते हैं सांख्यिकी वगैरह, वो क्या है, मात्रात्मक। तो इनका वर्गीकरण कैसा था, तो लिखे इनका वर्गीकरण, लिखेंगे इनका वर्गीकरण अनुभाविक व मात्रात्मक था। ऐसा ही कोपेन का था। तो इनका वर्गीकरण भी कैसा था, अनुभाविक व मात्रात्मक था। तो आशा करता हूं ये यहां तक की बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हेडिंग लगाओ 1933 का जलवायु वर्गीकरण, और यहीं से हमारी कहानी असल में शुरू होती है। क्या, 1933 का जलवायु वर्गीकरण। अब हम पढ़ेंगे 1933 का जलवायु वर्गीकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे 1933 का जलवायु वर्गीकरण। देखो 1933 का जो जलवायु वर्गीकरण है, उस जलवायु वर्गीकरण में क्या कहा इन्होंने, सबसे प्रमुख इसमें माना क्या, वनस्पति। क्या माना, वनस्पति। और एक बात कह दी क्या, कि वनस्पति जलवायु का सूचक है, यानी इंडेक्स है। वनस्पति जो है वो जलवायु का क्या है, सूचक है। इसकी बात क्या है, साथ साथ कि हम कहीं की वनस्पति देखकर, हम किसी क्षेत्र में गए मानो, और उस क्षेत्र में जाकर हमने वहां की वनस्पति देखी, और उस वनस्पति को देखकर हमने कहा कि यहाँ की जलवायु तो ऐसी है, यहाँ की जलवायु ऐसी है। इसका मतलब साफ है कि आपने वनस्पति देखकर वहां की जलवायु बता दी। तो वनस्पति क्या है, जलवायु की सूचक। ये बात कब कही, 1933 के वर्गीकरण में कही थॉर्नथवेट ने, क्या कि आप कहीं की वनस्पति देखें और उसके देखकर आप अगर जलवायु बता दें, इसका मतलब वहां की वनस्पति को देखकर आपने क्या है, इसका सूचक बता दिया। तो इसीलिए इन्होंने कहा वनस्पति जलवायु की क्या है, सूचक है। और लिखेंगे सूचक है वनस्पति पर वर्षा व तापमान। क्या, वर्षा व तापमान का प्रभाव पड़ता है। एक और बात कह दी कि अब वनस्पति को कौन प्रभावित करेगा, तो इन्होंने कहा वनस्पति को या तो वर्षा प्रभावित करेगी या वहां का टेम्परेचर प्रभावित करेगा। कौन, या तो वर्षा प्रभावित करेगी या वहां का टेम्परेचर प्रभावित करेगा। तो हमें याद रखना है कि वनस्पति तो जलवायु का सूचक है, 1933 में ये कही। फिर कहा क्या, वनस्पति पर वर्षा व तापमान का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो अब इसी आधार पर यहां से प्रश्न बनता है, क्या लिखे, प्रभाव पड़ता है। इसी आधार पर थॉर्नथवेट ने 1933 के वर्गीकरण के 2 आधार, बस यही है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न आता है
कि 1933 के वर्गीकरण का आधार क्या था। थॉर्नवेट ने 1933 के वर्गीकरण का आधार क्या माना, तो दो आधार बताए, दो आधार बताए, ठीक है। इसी आधार पर थॉर्नवेट ने 1933 के वर्गीकरण के दो आधार बताए, और वो दो आधार कौन से हैं ये लिखेंगे। नंबर एक तो है क्या, वर्षण प्रभावितता। क्या, वर्षण प्रभावितता, इसको कहते हैं क्या, प्रेसिपिटेशन, क्या इफेक्टिवनेस, क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस, क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस, क्या कहेंगे, इफेक्टिवनेस, क्या, प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस, ठीक है। या इसको हम दर्शा सकते हैं कैसे, इससे पीई, याद रखेंगे वर्षण प्रभाविता को क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस। अब हम बात करें क्या, दूसरा जो प्रमुख कारक है वो कौन सा है, वो याद रखें कौन सा, तापीय दक्षता, क्या, तापीय दक्षता। और इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, प्रश्न यहीं से आता है। 1933 के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था, थॉर्नवेट के 1933 के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था, और आपको याद रखना क्या, वर्षण प्रभाविता और तापीय दक्षता, या क्या है, प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस। और इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं थर्मल इफिशियंसी, क्या बोलते हैं, थर्मल इफिशियंसी, ठीक है, थर्मल एफिशिएंसी यानी, या इसको हम दर्शा सकते हैं क्या, टी, इस प्रकार। तो ये दोनों समझ गए आप, ये लिख लें क्या, इसी आधार पर थॉर्नवेट ने 1933 के वर्गीकरण के दो आधार बताए, किस आधार पर, कि वनस्पति को वर्षा और तापमान क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इसी आधार पर दो आधार हैं, कौन से, वर्षण प्रभावितता यानी प्रेसिपिटेशन और इफेक्टिवनेस, दूसरी तापीय दक्षता यानी थर्मल एफिशिएंसी। या इसको मैं अब अगर आगे P अनुपात E लिखूं या T अनुपात E लिखूं तो इसका मतलब समझ जाना, ये वर्षण प्रभावितता है और ये तापीय दक्षता है। तो यहां तक की बात आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। एक बार फिर देख ले, अभी आपके मन में होगा सर वर्षण प्रभावितता क्या होता है, तापीय दक्षता क्या होता है, इसकी बात हम करेंगे, चिंता मत करो, एक एक चीज समझेंगे। अभी तक आपको समझ आया कि ये अमेरिका के क्या थे, जलवायु वेता, इन्होंने 1931 में उत्तरी अमेरिका के ऊपर क्या किया, जलवायु वर्गीकरण, उसी के आधार पर उन्होंने 1933 में संपूर्ण विश्व पे कर दिया। फिर हमने कहा क्या, 1948 में फिर संशोधन किया, फिर हमने कहा 1933 के वर्गीकरण को पढ़ते हैं तो हमने कहा इन्होंने वनस्पति क्या है, जलवायु की सूचक है, ये बात कह दी। उसके बाद कहा कि इसको वर्षा व तापमान क्या करता है, प्रभावित। इसी आधार पर इन्होंने दो क्या बता दिए आधार, वर्षण प्रभावितता और तापीय दक्षता। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, लिख लिया ना आपने, ये बहुत अच्छे। अब बढ़ेंगे आगे, देखो अब हम एक एक को अच्छे से पढ़ेंगे। अब हेडिंग लगाओ क्या, वर्षण प्रभावितता, क्या लगाएंगे, वर्षण प्रभावितता। वर्षण प्रभावितता क्या है, आज तक आपने नाम सुना है, अब हम सीख भी लेते हैं क्या है, क्या, वर्षण प्रभावितता, या मैं इसको ब्रैकेट में लिख दूं क्या, ये, ठीक है। क्या है, सीधी सी बात, सिंपल सी बात क्या है, देखेंगे आप ऐसे मानो वर्षण प्रभावितता यानी वर्षा की वह मात्रा, वर्षा की वह मात्रा जो सिर्फ ऐसे मानो, यहां से समझो कि यहां से फुल वर्षा हो रही है, क्या हो रही है, ये वर्षा हो रही है, और इस वर्षा में से मानो 100% वर्षा थी, इस वर्षा में से 20% वर्षा ही क्या, वनस्पति को लाभ पहुंचा रही है, वनस्पति को क्या पहुंचा रही है, लाभ पहुंचा रही है, किसको, 20% वनस्पति, इस वनस्पति को क्या पहुंचा रही है, लाभ, और 80% जो है वो इधर उधर निकल गई, उसका वनस्पति में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। तो हमें सिर्फ कितने की बात करनी है, हमें सिर्फ 20% की ही बात करनी है, वही होता है वर्षण प्रभावितता, यानी वर्षा की वह मात्रा जो वनस्पति की उत्पत्ति से लेकर यानी उगण लेके उसके विकास तक क्या करे, सहायक रहे या उनके काम आए, वो क्या कहलाता है, वर्षण प्रभावितता कहलाता है।
यानी वही मात्रा जो सिर्फ वनस्पति को लाभ पहुंचा दे। उसके अलावा मैं ये जिक्र ही नहीं करना कि 80% कहाँ गई वर्षा की मात्रा, नहीं, हमें सिर्फ इतना जानना है कि वर्षा की वह मात्रा जो वनस्पति की उत्पत्ति यानी उगणु लेंगे, उत्पत्ति से लेकर उसके विकास यानी जब तक वो डेवलप हो जाए तब तक क्या है, जो वर्षा की मात्रा प्रभावित करती है वही क्या कहलाती है, वर्षण प्रभाविता कहलाती है। जैसे ये 20% थी जो वनस्पति को लाभ पहुंचा रही थी, बाकी का वनस्पति से कोई लेना देना नहीं था, तो हमें भी इस 80% का जिक्र नहीं करना, हमें सिर्फ 20% का ही जिक्र करना है। क्यों? क्योंकि यही प्रभावित कर रही है, तो वही क्या है, वर्षण प्रभाविता। आशा करता हूं आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। देखो अब हम बात करें, लिखेंगे यही सेम बात लिखने, क्या लिखें, वर्षा की वह मात्रा, क्या, वर्षा की वह मात्रा जो वनस्पति की उत्पत्ति से लेकर उसके विकास में सहायक हो वर्षण प्रभाविता कहलाती है। तो आप समझ गए वर्षण प्रभाविता क्या है। वर्षण प्रभाविता यानी वर्षा की वह मात्रा जो वनस्पति का उगण लेगी, यानी वनस्पति की उत्पत्ति से लेकर उसके विकास यानी डेवलप होने तक जो वर्षा की मात्रा क्या करे, प्रभावित करे, वही क्या कहलाती है, वर्षण प्रभाविता कहलाती है। बहुत अच्छे। अब हम बात करें क्या, वर्षण प्रभाविता अनुपात। तो क्या वर्षण प्रभाविता अनुपात, वर्षण प्रभाविता अनुपात क्या है। देखो अनुपात निकालना है इसका कि कैसे अनुपात निकाले, तो लिखे क्या, वर्षण प्रभाविता अनुपात या हम बात करें क्या, पीई का अनुपात। तो इसको हम ऐसे निकालेंगे क्या, देखें, या तो हम बात करें क्या, सूत्र है क्या, कुल मासिक वर्षा, यानी या तो कुल मासिक वर्षा बटे में हम बात करें तो क्या, कुल मासिक वाष्पीकरण। एक चीज तो ये, यानी एक महीने में कितनी वर्षा हुई वो, और एक महीने में उस जगह से कितना वाष्पीकरण हो गया, इसके बीच का जो अंतर आएगा, यानी इतनी वर्षा और इतना वाष्पीकरण हो गया, इतना बच गया, तो वो क्या है, वर्षण प्रभाविता अनुपात। या इसका एक सूत्र है क्या, लिखें, या ये सूत्र बहुत बार पूछ लिया जाता है क्या, पीई अनुपात। ये कैसे निकलेगा, ये देखो, ये इस प्रकार है, देखना क्या, 11.5 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, आर बटे टी माइनस 10 बटे 10/9। ये सूत्र आपसे पूछा जा सकता है। ये सूत्र क्या है, ये सूत्र है क्या, पीई अनुपात, वर्षण प्रभाविता अनुपात का सूत्र है 11.5 आर टी माइनस 10 10/9। ये क्या है, यहां आर का मतलब लिखेंगे क्या है, आर का मतलब है क्या, कुल मासिक वर्षा, क्या, कुल मासिक वर्षा, और टी का मतलब क्या है, तापमान, और कैसा तापमान, मासिक, कैसा तापमान, तापमान मासिक, यानी महीने का तापमान। तो ये क्या है, आर का मतलब कुल मासिक वर्षा, टी का मतलब तापमान मासिक, या वही कितना, वाष्पीकरण। बात वही है, सूत्र पूछे तो आपको सूत्र भी याद होना चाहिए। क्या सूत्र है, 11.5 ब्रैकेट बंद आर बटे टी माइनस 10 ब्रैकेट बंद 10/9। ये क्या है, इसका सूत्र, किसका, पीई अनुपात का। अब जब हम इस अनुपात को, ये तो सिर्फ एक महीने का है, हमने मासिक का निकाला है, अगर इसको 12 महीने में जोड़ दें, क्या, अगर हम इसको 12 महीने का निकालना चाहें, यानी अनुपात को 12 महीने का अनुपात हम निकाल लें, ये तो एक महीने का है, जैसे आपने कहा ये किसका है, ये जनवरी का है, इसी प्रकार आपने फरवरी का निकाल लिया, इसी प्रकार आप चले गए कब तक, दिसंबर तक, तो ये पूरा वर्ष का हो गया ना। तो इसी प्रकार जब पूरे वर्ष के अनुपात को जोड़ देंगे तब ये अनुपात नहीं रहेगा, तब ये क्या बन जाएगी, इंडेक्स, क्या बन जाएगा, सूचकांक।
क्या बन जाएगा, सूचकांक। इसका याद रखना है, सूचकांक और अनुपात में क्या फर्क है। अनुपात एकमत का, और सूचकांक क्या है, जब पूरे अनुपातों को हम जोड़ दें तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है सूचकांक। तो लिखेंगे क्या, वर्षण प्रभाविता सूचकांक। अनुपात अलग है, सूचकांक अलग है, तो लिखेंगे क्या, सूचकांक, वर्षण प्रभाविता सूचकांक। हम बात करें क्या, वर्षण प्रभाविता सूचकांक, ऐसे लिख सकता हूं मैं, पीई सूचकांक, एक ही तो बात है। तो अब इस सूचकांक में क्या होगा, लिखे क्या, 12 माह के अनुपात को जोड़ने पर पीई सूचकांक प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब पीई सूचकांक का सूत्र क्या है, बस उसी सूत्र में 12 महीने जोड़ दो, क्या, पीई सूचकांक। देखना कैसे, क्या इसका सूत्र होगा क्या, सिग्मा, ये 12, यहां 12 आ गया, I इज इक्वल टू 1, वही सूत्र 11.5 R T-10 बटे 10/9। ये क्या है, ये पीई सूचकांक का सूत्र है। इसका पीई सूचकांक का सूत्र है। अब आपसे ये आई है, ठीक है, बराबर 1। तो अब आपको ये याद रखना, ये तो वो सूत्र था ही अनुपात का, अब इसमें 12 जोड़ दिया, मतलब ये 12 मंथ का हो गया। क्या ये किसका है, पीई सूचकांक का सूत्र है। तो अब आपको दोनों समझ आ गया, पीई अनुपात क्या है, पीई सूचकांक क्या है, दोनों सूत्र आपको याद करने, ठीक है, अनुपात का भी याद रखना है और पीई सूचकांक का भी याद रखना है, ठीक है। तो अब देखो, अब इसी आधार पर क्या, पीई सूचकांक के आधार पर क्या करता है, थॉर्नवेट विश्व को 5 आर्द्रता मंडल में विभाजित कर देगा। कितने में, आर्द्रता मंडल में, या वर्षण प्रभाविता के आधार पर क्या कर देगा, 5 जलवायु प्रदेशों में बांट देता है। तो देखेंगे, चलो अभी क्या है, सूचकांक के आधार पे तो लिखें, स्टार लगाएं और लिखेंगे क्या, लिखना क्या, लिखें वर्षण प्रभाविता के आधार पर थॉर्नवेट विश्व के जलवायु प्रदेश को 5 आर्द्रता मंडल में विभाजित करता है, ये याद रखना। अभी किसके आधार पे विभाजित कर रहा है, वर्षण प्रभाविता सूचकांक। वर्षण प्रभाविता, यहां एक शब्द और लिख लेना, क्या, सूचकांक। वर्षण प्रभाविता सूचकांक के आधार पर थॉर्नवेट विश्व के जलवायु प्रदेश को 5 आर्द्रता मंडल में विभाजित करता है। तो समझ गए। अब ये 5 आर्द्रता मंडल कौन से होंगे, बस ये इंपॉर्टेंट है, तो लिख लेना क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सारणी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस सारणी को बनाना देखना, ठीक है, इस प्रकार ये सारणी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आपने इस सारणी को अच्छे से समझ लिया तो ऐसे समझना कि यहां से आपका प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। सबसे पहले एक क्रम संख्या, फिर क्या, संकेत, फिर क्या, आर्द्रता मंडल, और फिर क्या, वनस्पति, और लास्ट क्या, सूचकांक। तो सबसे पहले यहां हमने लिखा क्या, क्रम संख्या, फिर क्या लिखे, संकेत, फिर क्या लिखा, आर्द्रता मंडल, और फिर क्या लिखा, वनस्पति, और फिर क्या लिखा, पीई सूचकांक। बस ये याद रखना, यही प्रश्न आता है, इसको सही से लिख ले, क्या, सूचकांक। अब सबसे पहले हम संकेत देखेंगे। पहले तो क्रम संख्या कितनी चाहिए हमें, 5 चाहिए, तो इस 5 को अच्छे से बनाएंगे। ये सारणी बहुत महत्वपूर्ण है, यहीं से प्रश्न आते, क्या, 1, इसको करो बंद, उसके बाद 2, इसको भी बंद कर देते हैं, उसके बाद 3, ठीक है, इसके बाद 4,
ठीक है, और लास्ट कितना बच गया? 5। ये पांचों आपको दिख रहे होंगे। कितने भागों में बांटा? 5 आर्द्रता मंडल में बांटा। अब ये 5 कौन कौन से, देखो आपको एबीसीडी आती है क्या? ठीक है, नहीं आती तो सीखेंगे क्या? ए बी सी डी और ई। कितने मंडल है? 5। ए बी सी डी ई। अब ये समझ आने के बाद आपको एक ही बात याद रखनी है, यहां से चलना है नीचे से, क्या? ई बराबर शुष्क। कैसा? शुष्क। डी बराबर क्या? शुष्क से कम होगा वो क्या होगा? अर्ध शुष्क। ये सारणी अच्छे से। फिर अर्ध शुष्क से ऊपर होगा वो क्या होगा? उप आर्द्र। क्या होगा? उप आर्द्र। ये क्या होगा भाई? सिर्फ आर्द्र। और ये क्या होगा? अति आर्द्र। ये याद रखना, अति आर्द्र। या एक और नाम देखने को मिलता है क्या? तर। ये नाम आपको बहुत जगह देखने को मिल सकता है क्या? तर। तो कौन कौन से? ई का मतलब शुष्क, डी का मतलब अर्धशुष्क, सी का मतलब उपार्द्र, बी का मतलब आर्द्र, ए का मतलब अति आर्द्र या तर। अब देखो, अब क्या है? वनस्पति। वनस्पति कैसी मिलेगी आप सबको पता है। यही तो बात है कि वनस्पति देखकर आप वहां की जलवायु बता दें, यही तो वर्षण प्रभावितता है कि आपने वनस्पति देखी और इस वनस्पति को देखकर आपने कहा भी यहाँ तो ऐसी जलवायु मिलेगी। आपने एक वनस्पति देखी, जैसे ये वनस्पति देखी, आपने कहा यहाँ पर तो शुष्क जलवायु है। तो ऐसी कौन सी वनस्पति होती है? ऐसी वनस्पति होती है कौन सी? मरुद्विद। कैसी? या मरुस्थलीय। कैसी? मरुद्विद। मरुद्विद। अगर आपको मरुद्विद वनस्पति कहीं मिल जाए तो आप सीधा कहेंगे कि वहां तो कैसी है? शुष्क जलवायु है। अगर आपको कह दे वनस्पति कैसी है? स्टेपी प्रकार की वनस्पति है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे बिल्कुल वहां पर कैसी है? अर्धशुष्क प्रकार की है। कैसी है? अर्धशुष्क प्रकार की। अगर आपको कह दे वहां क्या मिलते हैं? घास मिलता है, तो आप कहेंगे घास है मतलब थोड़ी बहुत तो वर्षा है, इसका मतलब कैसी है? उपार्द्र। अगर कह दे वहां पर क्या है? वन। और क्या कह दे लास्ट क्या है? वर्षा वन। ये आपको याद रखना है। ये वनस्पतियां हैं शुष्क में कौन सी? मरुद्विद या मरुस्थलीय, अर्ध शुष्क में स्टेपी, उप आर्द्र में घास, आर्द्र में वन, अति आर्द्र या तर में कौन सी है? वर्षा वन। तो ये याद रखेंगे अच्छे प्रकार से। शुष्क में मरुद्विद, अर्ध शुष्क में स्टेपी, उप आर्द्र में घास, आर्द्र में वन, अति आर्द्र में या तर में कौन सा? वर्षा वन। अब कितना पीई सूचकांक होगा वो हमें याद रखना है, तो लिखेंगे पीई सूचकांक कितना? यहां लिख लें क्या? 16 से कम। जिसका सूचकांक 16 से कम है वो क्या है? इसमें आएगा। ठीक है, फिर बात करें क्या? 16 से 31। कितना? 16 से 31। फिर लिख लें क्या? 32 से 63, 64 से 127 और 127 से अधिक। ये याद रखेंगे। ये आपकी सारणी है। क्या? 16 से कम क्या होगा? ई शुष्क। 16 से 31 क्या होगा? अर्ध शुष्क। 32 से 63 क्या होगा? उपार्द्र। 64 से 127 क्या होगा? आर्द्र। और 127 से अधिक होगा वो क्या होगा? अति आर्द्र। तो ये आपको डायरी जो या हम बात करें ये आपकी सारणी, ये मोस्ट नहीं, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट डायरी है। यानी इससे आपका प्रश्न आएगा फर्स्ट ग्रेड 2022। फर्स्ट ग्रेड 2022 में यहीं से प्रश्न आया। ये दे दिया आपको क्या कि आपको मिलाने हैं कि ये क्रम वाइज की कौन से के अंदर कितने से कम सूचकांक है और कौन सा वन है। ठीक है, दिया क्या? शुष्क मरुद्विद 16 से कम, अर्ध शुष्क स्टेपी 16 से 31। इनको आपको व्यवस्थित करना था। आप देख लेना 2022 के फर्स्ट ग्रेड का पेपर उठा के देख लेना, थॉर्न वेट से 2 प्रश्न आए, एक तो यहां से आया था और एक तापीय दक्षता वाले से आया था। ठीक है, अब ये आपने अच्छे से बना ली। आपने समझ लिया क्या कि वर्षण प्रभाविता सूचकांक यानी पीई सूचकांक के आधार पर इसने 5 भागों में बांटा। 5 किसमें? आर्द्रता मंडल में। किसके आधार पर? वर्षण प्रभाविता के आधार पर। क्या उन कौन से? ए बी सी डी ई। अब हम बात करें इसमें क्या, इसको क्या? शुष्क, अर्ध शुष्क, उपार्द्र, आर्द्र, अति आर्द्र। ऐसे याद कर सकते हैं। ए अति आर्द्र, बी आर्द्र, सी उपार्द्र, डी अर्ध शुष्क और ई शुष्क। इसमें वन कैसे? वनस्पति कैसी? शुष्क में मरुद्विद, अर्ध शुष्क में स्टेपी, उपार्द्र में घास, आर्द्र में वन, अति आर्द्र में वर्षा वन। ये क्या है? अब सूचकांक क्या है? देखो 16 से कम, 16 से 31, 32 से 63, 64 से 127, 127 से अधिक।
ऐसे के ऐसे क्या है, आपको ये सारणी पेपर में मिल जाती है और आपको कहेंगे व्यवस्थित करो। तो इसको अच्छे से याद कर लेना, देख लेना, मैंने आपको ये अच्छे से करवा दी। अब देखो, अब कुछ और बातें लिखेंगे, ये देख लिया, ठीक है। अब लिखें क्या कि वर्षा के मौसमी वितरण के आधार पर कुछ बातें बताई इन्होंने। किसके आधार पर? वर्षा के मौसमी वितरण के आधार पर। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्या, स्टार लगाए, लिखे मौसमी वर्षा वितरण के आधार पर, थॉर्नवेट ने कुछ संकेतों का प्रयोग किया। इन्होंने वर्षा के आधार पर कुछ संकेत बताए, प्रयोग किया, जो निम्न प्रकार है। इन्होंने क्या क्या संकेत बताए वो देखने हैं, और ये संकेत 4 थे। कौन कौन से थे आप देखते जाना। क्या, एक तो इन्होंने कहा R, एक का S, एक कहा W और एक कहा D। यानी मौसमी वर्षा वितरण की मौसम के अनुसार कहाँ कितनी वर्षा होती है उसके अनुसार इन्होंने क्या कहा, थॉर्नवेट ने कुछ संकेत दिए, यानी 4 संकेत दिए, वो निम्न प्रकार है। कौन कौन से देखो, R, S, W और D। ये लाइन है नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। कौन कौन सा, ये याद करेंगे क्या, R, S, W और D। अब इसमें देखें क्या, R का मतलब क्या है, R का मतलब है क्या, वर्ष भर वर्षा। याद है क्या, कोपेन ने क्या कहा था, कोपेन ने अफ को कहा था वर्ष भर वर्षा, वही थॉर्नवेट आर को कह रहा है क्या, वर्ष भर वर्षा, वर्ष भर वर्षा। याद रखेंगे क्या, वर्ष भर वर्षा। आर का मतलब क्या है, वर्ष भर वर्षा, किसके अनुसार, थॉर्नवेट के अनुसार। फिर ये कहता है एस, एस का मतलब वही है क्या, वही सेम क्या, ग्रीष्म काल शुष्क, समर शुष्क, ग्रीष्म काल क्या, शुष्क। जहां एस दिखे इसका मतलब क्या है, ग्रीष्म काल शुष्क। जहां डब्ल्यू दिखे इसका मतलब क्या है, शीतकाल शुष्क, विंटर शुष्क, शीतकाल शुष्क। और इस डी का मतलब क्या है, ये नया शब्द, इस डी का मतलब है वर्ष भर वर्षा का अभाव, यानी पूरा साल शुष्कता। क्या लिखेंगे, वर्ष भर। आर का बिल्कुल उल्टा, वर्ष भर वर्षा का अभाव। क्या, वर्ष भर वर्षा का अभाव क्या है, डी का मतलब है वर्ष भर वर्षा का अभाव, या कह सकते हैं क्या, साल भर शुष्कता। तो ये था क्या, ये 4 चीजें कौन कौन सी, मौसमी वर्षा वितरण के आधार पर थॉर्नवेट ने कुछ संकेतों का प्रयोग किया, जो क्या है, निम्न प्रकार है। ये 4 है, कौन से, R, S, W, D। और इसकी हम बात करें तो कौन कौन से, R, S, W, D में R मतलब वर्ष भर वर्षा, S मतलब ग्रीष्म काल शुष्क यानी समर शुष्क, W यानी विंटर शुष्क यानी शीतकाल शुष्क, D मतलब वर्ष भर वर्षा का अभाव, पूरे साल वर्षा नहीं होती, वो कौन सा क्षेत्र होगा, यानी साल भर क्या पड़ेगी वहां, शुष्कता। तो ये 4 बातें आपको और याद रखनी है। अब देखो, अब क्या कहा, थॉर्नवेट ने इन दोनों को मिला दिया, किसको, आर्द्रता मंडल और कौन से, वर्ष भर मौसमी वितरण वाली वर्षा को, और इस आधार पर मिलाकर कह दिया कि वर्षण प्रभाविता के आधार पर कितने प्रकार है, 20 प्रकार। कितने प्रकार है, 20 प्रकार। तो क्या स्टार लगाएंगे और लिखेंगे क्या, लिखना कि आर्द्रता मंडल व मौसमी वर्षा वितरण के आधार पर थॉर्नवेट ने 20 जलवायु प्रदेश बताए। अब ये 20 कौन से, देखो 5 तो आर्द्रता मंडल वाले और 4 ये जो भी मौसमी वर्षा वाले, 4 इज इक्वल टू कितने हो गए, 20। कैसे बताया, थोड़ा सा बता देता हूं, पूरा तो क्या काम आएगा। देखो इसने ऐसे कहा कि 5 कौन से हैं, A, B, C,
डी और ई। ये 5 थे आर्द्रता मंडल, याद है ना, ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5, ये तो 5 है। अब इन्होंने 4 कौन कौन से बताए आप खुद देखो, एक तो आर, एक एस, एक डब्ल्यू, एक डी। ये कहते हैं कि सभी के साथ एक एक आएगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या, कैसे, ए आर, बी आर, सी आर, डी आर, ई आर, तो ये तो 4 बन गए। हाँ ठीक है, अब इन्होंने कहा कैसे, इसी प्रकार क्या आ जाएगा यहाँ, ए बी सी डी ई, इनके साथ क्या आ जाएगा, ए एस, बी एस, सी एस, डी एस, ई एस, ठीक है। इसी प्रकार क्या, ए बी सी डी ई, इसके साथ क्या आएगा, ए डब्ल्यू, बी डब्ल्यू, सी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू, ई डब्ल्यू। फिर क्या कहा, ए बी सी डी ई, और इसके साथ क्या आ जाएगा, इसके साथ ए डी, बी डी, सी डी, डी डी, ई डी। ये देखो, अब गिन लो कितने हुए, 20 हुए कि नहीं हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस प्रकार इन्होंने कहा कि 20 कि हर क्षेत्र के साथ ए आर भी हो सकता है, यानी क्या, ए आर, ए हमने पढ़ा था क्या, तर, आर मतलब वर्ष भर वर्षा, बी क्या क्या कहा था हमने, बी का मतलब था क्या, आर्द्र, यानी आर्द्र वर्ष भर वर्षा, सी उप आर्द्र वर्ष भर वर्षा, डी क्या, अर्ध शुष्क वर्ष वर्ष, ई शुष्क वर्ष भर वर्षा। ये कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि इसी प्रकार ये आगे 120 प्रकार बता देगा और उसमें से सही रहेंगे कितने, 32। इन्होंने वैज्ञानिक तौर पर, इनको ये नहीं सोचा इन्होंने कि अगर शुष्कता हुई तो वर्ष भर वर्षा कैसी हुई। ये तो आपके दिमाग में भी आता होगा कि सर ई का मतलब शुष्क, आर का मतलब वर्ष भर वर्षा, अगर वर्ष भर वर्षा होगी तो ई मतलब शुष्कता तो रहेगी नहीं, पर नहीं, थॉर्नवेट ने ये बात सोची नहीं। थॉर्नवेट ने सीधा कह दिया क्या, कि 5 आर्द्रता मंडल है और 4 मौसमी वितरण के आधार पर है, तो ये टोटल कितने हो गए, 20 हो गए, कितने हो गए, 20 हो गए, और ये 20 मैंने आपको बना के दिखा दिए। इसी प्रकार है, बस आपको इसमें उलझना नहीं है, ये थॉर्नवेट ने बताया है तभी तो, ये आगे तीनों को मिलाकर कितने कर देंगे, 120। तापीय दक्षता के 6 और बताएंगे और इनको 6 से गुणा कराकर टोटल 120 कर देंगे। बाद में ये चीजें आएंगी सामने कि ई आर है, ये तो मिलेगा ही नहीं, का कैसे मिलेगा, ऐसा चित्र है क्या कहीं कि हाँ जठर शुष्कता भी हो और वर्ष पर वर्षा भी हो, है क्यों, क्योंकि वर्षा होगी वहां शुष्कता नहीं होगी। तो फिर इन्होंने कहा नहीं, सही कितने निकलेंगे, 120 में से 32 ही सही निकलेंगे। यही चीजें, क्योंकि ये चीजें हो नहीं सकती ना, इन्होंने वैज्ञानिक रूप से चीजों को बता दिया लेकिन इनके आधार मिले नहीं बाद में, तो ये क्या होगी, ये गलत होगी। ये हम आगे बात करेंगे 120 32 क्या है, पर अभी मैंने आपको 20 बनाकर दिखा दिए कि ये क्या है। इस प्रकार इन्होंने कहा क्या, कि टोटल कितने, दोनों को मिलाकर बात करें कौन से, आर्द्रता मंडल और मौसमी वर्षा वितरण, 5 × 4 बराबर 20, और ये 20 कौन से होंगे वो मैंने आपको बता दिए, 5 तो ए बी सी डी ई होंगे और 4 ये गुणा होंगे, तो कितने हो जाएंगे, बराबर 20 हो जाएंगे। तो ये आपका कौन सा पूरा हुआ, ये आपका पूरा हुआ कौन सा, वर्षण प्रभाविता। तो आज हम एक ही पढ़ेंगे कौन सा, वर्षण प्रभाविता। पढ़ाने को मैं आपको तापीय दक्षता भी पढ़ा सकता हूँ, 1948 वाला भी पढ़ा सकता हूँ, पर ये थोड़ा सा कठिन टॉपिक है, इसके ऊपर हम अगर आज पूरी बात कर लेते हैं तो आपको समझ नहीं आएगा। आज आप सिर्फ ये वर्षण प्रभाविता को अच्छे से पढ़े, अगर आप वर्षण प्रभाविता को अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर आपको तापीय दक्षता भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी, क्योंकि कल तापीय दक्षता में दोबारा ए बी सी डी ई, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश सूत्र आएंगे, सारी चीज आएगी। तो वो चीज क्या है, अगर एक साथ पढ़ेंगे तो क्या मिक्स हो जाएगी। कल हम क्या है, इसी टाइम इसी पे आगे बढ़ेंगे और कल इस थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, निरंतर पढ़ाई करते रहें। अब क्या है, कोशिश रहेगी कि हर रोज आपकी क्लास निरंतर तरीके से आ जाए। अगर 1-2 दिन बीच में नहीं आती तो वर्कलोड थोड़ा सा ज्यादा है, बस 5-4 दिन की बात हो रहा है, ऐसे मान के चलो मंडे से लगातार क्लास आएगी, फिर उसके बाद नहीं रुकेगी। कोशिश करूंगा कि आ सके, पर फिर भी अगर 1-2 दिन मिस हो जाए तो आप ये मत सोचना कि अब क्लास नहीं आएगी, बिल्कुल आपकी क्लास रेगुलर आती रहेगी। बस थोड़े दिन क्या है, थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा हो रखा है ऑफलाइन वर्क में, तो वो थोड़ा सा कम हो जाए, फिर हम क्या है दोबारा अपने प्लेटफॉर्म पे लौटेंगे। ठीक है, आप निरंतर पढ़ते रहें, जो चीज़ें करवा दी उनको पढ़ते रहें, फर्स्ट पेपर की तैयारी अच्छे से करते रहें। ठीक है, धन्यवाद, शुभ रात्रि।